आज मैं प्लस टू केमिस्ट्री की 7th यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस कवर होते हैं। तो यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में। देखिए, ये पीरियोडिक टेबल है और आप सभी को पता है पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप होते हैं, ठीक है। और जो 13th से 18th ग्रुप में आपके जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अब इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सबशेल या फिर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। यदि मैं 13th ग्रुप एलिमेंट की बात करूं तो इसमें बोरोन है। देखिए, बोरोन का आपको पता है जो एटॉमिक नंबर है वो है 5। तो अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये बनेगा 1s2, 2s2 और 2p1। तो आप यहाँ पर देखिए, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सबशेल में एंटर हो रहा है। तो ये जो बोरोन है इट इज़ ए मेंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब जितने भी 13 फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो पी ऑर्बिटल या पी सबशेल में ही होगा और सब में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए, बोरोन का 2s2 2p1 है, एल्यूमिनियम का क्या है 3s2 3p1 है, गैलियम का क्या है 4s2 4p1 है, ठीक है। तो ये जो फैमिली है आपकी 13 फैमिली, उस फैमिली के लिए अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं जनरल तो मैं क्या लिखूंगा? NS2, क्योंकि S में सबके ही दो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखिए 3s2 4s2 5s2 6s2, ठीक है। NS2 ये जनरल हो गया आपका। N की वैल्यू होगी आपकी 2 से कितनी 7 तक। NS2 और NP1 1 लिखूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। क्यों लिखूंगा? क्योंकि जितने भी आपके 13 फैमिली के मेंबर हैं उनके लास्ट जो आपका ऑर्बिटल है, जो पी ऑर्बिटल, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1, ठीक है। तो जो 13 फैमिली है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जनरल NS2 NP1। 14th का क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो उनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS2 NP2, ठीक है। तो जो 13th और 14th फैमिली है ये हमने +1 में डिस्कस कर ली थी। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो 15th 16th 17th और 18th, ठीक है। 18th फैमिली का एक मेंबर हीलियम है, ठीक है, जिसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सबशेल में एंटर नहीं करता। लेकिन ये नोबल गैस है, इसलिए इसको हम दूसरी नोबल गैसेस के साथ ही स्टडी करेंगे जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में प्रेजेंट होता है? पी सबशेल या पी ऑर्बिटल में, ठीक है। तो हमने स्टडी करना है 15 से लेकर कहाँ तक? 18 तक। अगर मैं इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, भाई इनका जो पी ब्लॉक एलिमेंट है सबका जनरल कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? तो क्या होगा इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन? देखिए NS2, इन सब का जो S सबशेल प्रेजेंट है उसमें सब में देखिए दो दो ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कोई सा भी एलिमेंट देख लीजिए, ठीक है। लेकिन जो वेरिएशन है वो कहाँ है? पी में। और पी में क्या वेरिएशन है? पी में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर 6 तक। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगा NS2 NP 1 to 6। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपने नोट करना है अपनी कॉपी में कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 NP 1 to 6, ठीक है। तो चलिए बताइए, हमें डिस्कस करनी है 15th फैमिली। तो 15th फैमिली का क्या जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा? देखिए ये होगा NS2 और NP। पी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? यदि मैं इस फैमिली को देखूं 15th फैमिली को, जो इसका पहला मेंबर है वो नाइट्रोजन है, तो इसी से इस फैमिली का नाम भी होगा नाइट्रोजन फैमिली। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि नाइट्रोजन फैमिली का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, तो आप क्या लिखोगे? NH2 NP3। जो भी पहला मेंबर है उसी से उस फैमिली का नाम होगा। जैसे 13th फैमिली है,
पहला मेंबर क्या है, बोरोन, तो इसको हम बोरोन फैमिली भी बोल सकते हैं। 14th जो ग्रुप है उसको हम कार्बन फैमिली भी बोल सकते हैं। उस तरह से नाइट्रोजन फैमिली है, उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली है, और जो 17th ग्रुप है आपको पता है इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है हेलोजन्स। ठीक है, 17th फैमिली हेलोजन्स की है, और जो 18th फैमिली है ये किसकी है, आपकी नोबल गैसेस की या इनर्ट गैसेस की। तो चलिए अब इस यूनिट को हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने बात करा था कि जो आपके जो एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक के वो कहाँ से कहाँ तक हैं, 13th ग्रुप से 18th ग्रुप तक। ठीक है, और जो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, NH2 NP126। एक्सेप्शन की भी बात करी थी हमने, हीलियम का एक्सेप्शन है जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका 1s2। तो जो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, इनमें डिफरेंस आता रहता है कुछ कुछ। वो क्यों डिफरेंस आता है, क्योंकि वेरिएशन होती है जब आप एक ग्रुप में जाते हो ऊपर से नीचे की तरफ। अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली की बात करूं, जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ जाता हूं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ बदलती हैं, उसके अनुसार उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो उनका एटॉमिक साइज, उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ये बदलती रहती हैं, जिनसे उनकी प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा थोड़ा क्या आता रहता है, चेंज आता रहता है। ठीक है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क आता रहता है उनका। ठीक है, उनके मेटेलिक करैक्टर में फ़र्क आता रहता है, भाई कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। ठीक है, तो उसी तरह से जो द अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन सेकेंड पीरियड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। जो पहला मेंबर है किसी भी फैमिली का, ठीक है, उसमें डी ऑर्बिटल अब्सेंट होते हैं। डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। तो डी ऑर्बिटल अब्सेंट होने के कारण, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे डी ऑर्बिटल कैसे अब्सेंट होते हैं। तो डी ऑर्बिटल अब्सेंट होने के कारण जो पहला मेंबर है हर ग्रुप का, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होंगी जो दूसरे मेंबर से कैसी होंगी, बिल्कुल अलग होंगी। क्यों, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, और सब जितने भी मेंबर्स हैं उस फैमिली के, उन सब के पास क्या प्रेजेंट है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। चलो देखते हैं, जैसे हम नाइट्रोजन, पहला मेंबर है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली का, वैसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं नाइट्रोजन। और जो उससे नेक्स्ट नीचे है वो है आपका फॉस्फोरस। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं 1s2 2s2 और 2p3 है। ठीक है, फास्फोरस का लिखूं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। देखिए दोनों के जो p ऑर्बिटल है, लास्ट ऑर्बिटल, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका नाइट्रोजन है जो कि सेकंड पीरियड में प्रेजेंट है, इसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। जो आपका सेकंड शेल होता है उसमें डी नहीं होता, उसमें केवल 2 ही सब शेल होते हैं, 2s और 2p। लेकिन जो थर्ड शेल होता है उसमें 3s 3p और साथ में और क्या प्रेजेंट होता है, 3d। हालांकि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है लेकिन ये ऑर्बिटल तो प्रेजेंट है। ठीक है, इसके कारण जो नाइट्रोजन है जिसके पास क्या प्रेजेंट नहीं है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो दूसरे मेंबर्स हैं उनसे कैसी होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। द अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन सेकेंड पीरियड एंड प्रेजेंस ऑफ डी और डी एंड एफ ऑर्बिटल इन हैवियर एलिमेंट्स हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये बात लिखी हुई है। इन एडिशन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द 3 टाइप ऑफ एलिमेंट्स, इस ग्रुप में 3 टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है और कौन सा मेटलॉइड है। तो हमने 13th और 14th ग्रुप मेंबर्स की डिस्कशन हम कर चुके हैं +1 में। ठीक है, ये मैं आपको बात बता चुका हूँ और आप वहाँ पर पढ़ भी चुके हैं।
तो अब हम बात करेंगे 15th ग्रुप एलिमेंट की। ठीक है, तो 15th ग्रुप एलिमेंट में कौन कौन से हैं आपके एलिमेंट्स? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मॉस्क्वियम। ठीक है, ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मतलब जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे वो तो क्या होंगे आपके? नॉन मेटेलिक। ठीक है, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाओगे तो कैसा कैरेक्टर आता रहेगा? उनमें मेटलिक कैरेक्टर आता रहेगा। मेटल्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर दें। तो नीचे वाले एलिमेंट्स वो आसानी से लूज कर देते हैं, तो मेटल्स की उसमें आ जाते हैं प्रॉपर्टी में। ठीक है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी पॉइंट आया है केवल। तो देयर इज शिफ्ट फ्रॉम नॉन मेटलिक टू मेटलिक कैरेक्टर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे तो नॉन मेटेलिक से कैसा करेक्टर आता रहेगा? मेटेलिक करेक्टर आता रहेगा। तो नाइट्रोजन और जो फास्फोरस, ये हैं आपके नॉन मेटल्स। तो ये आपने ध्यान रखना। एक क्वेश्चन ऑप्शनल में आ सकता है कि आपको 4 एलिमेंट दे दिए जाएं इसमें, और बताइए इसमें से कौन सा मेटल है या कौन सा नॉन मेटल है। ठीक है, आर्सेनिक और एंटीमनी ये मेटलॉइड है। ठीक है, मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल के बीच की होती है। ठीक है, और जो बिस्मथ है और मॉस्क्वियम है, ये क्या है? आपकी मेटल्स हैं। अब आते हैं इनकी अकरेंस, कैसे पाए जाते हैं ये वायुमंडल में। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो नाइट्रोजन गैस है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है एयर का। ठीक है, और एयर में लगभग 78% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, उसी तरह से ये सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में भी पाई जाती है क्या? आपकी नाइट्रोजन। ठीक है, और पोटेशियम नाइट्रेट को इंडियन साल्ट पेट्रे भी बोला जाता है। ठीक है, एल्कलाइन नेचर होती है इसकी। इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो नाइट्रोजन है ये प्लांट्स में भी पाया जाता है और एनिमल्स में भी पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन का जो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो नाइट्रोजन ही है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस पाया जाता है मिनरल्स की फॉर्म में। मिनरल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं या फिर आपका अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, भूमि में पाए जाते हैं, जिनसे हम क्या निकालते हैं? मेटल्स निकालते हैं। ठीक है, धातुओं को निकालते हैं। तो उसी तरह से फॉस्फोरस अकर्स इन मिनरल्स ऑफ द एपेटाइट फैमिली। एपेटाइट फैमिली वो फैमिलीज हैं या फिर वो सब्सटेंसेस हैं जिसमें जो फॉस्फोरस है वो एक्सेस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये इसका जनरल फॉर्मूला है Ca9PO4 की 6। ठीक है, इसी तरह से ये जो फॉस्फेट रॉक्स, जो पहाड़ हैं आपके, फॉस्फेट जहाँ पर ये मिनरल्स पाए जाते हैं वहाँ पर भी, उनमें भी जो भी सब्सटेंसेस पाए जाते हैं उसमें भी फॉस्फोरस क्या है? एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। फॉस्फोरस इज इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, फॉस्फोरस एनिमल्स और प्लांट्स में भी पाया जाता है। तो आप सभी को पता है जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, हड्डियों में क्या क्या पाया जाता है? आपका फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से जो लिविंग सेल्स हैं, ठीक है, उनमें भी ये पाई जाती है। फॉस्फोप्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन मिल्क्स एंड एग। जो आपका दूध है और जो आपके अंडे हैं उसमें भी जो आपका फॉस्फोरस है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? फॉस्फोप्रोटीन की फॉर्म में। ठीक है, ये बात थी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की। अब आती है आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये भी पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, जो आपके सल्फाइड मिनरल्स हैं, ठीक है, सल्फाइड मिनरल्स जिनसे आपकी क्या निकाली जाती हैं? धातुएं निकाली जाती हैं, उसमें थोड़ा बहुत आपका आर्सेनिक, एंटीमनी पाया जाता है। ठीक है, मॉस्क्वियम
एक सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है आपका 115, ठीक है। इसकी जो लाइफ टाइम है वो बहुत कम है, ठीक है। रेडियो एक्टिव है, एकदम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी स्टडी करना अभी बाकी है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी आपकी नाइट्रोजन फैमिली की। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने थोड़ी सी डिस्कशन करी और थोड़ा सा इनकी अकरेंस के बारे में। इसके बाद यहाँ पर आप डिफरेंट एलिमेंट्स को देख सकते हो और इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये हम सब प्रॉपर्टीज़ एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो एटॉमिक नंबर तो आपको देखो पता होना चाहिए सबका, ठीक है। जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर है 7, ठीक है। उसके बाद फास्फोरस 8 का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, 15 है इसका एटॉमिक नंबर। उसके बाद आपका आर्सेनिक है, आर्सेनिक का है आपका 33, तो 18 का फ़र्क है आपका। और उसके बाद है Sb एंटीमनी, ठीक है, और इसमें भी 18 का ही फ़र्क है। और उसके बाद बिस्मथ, बिस्मथ में कितने का फ़र्क है आपका, 32 का। तो आप जितने भी एलिमेंट्स इसमें देखोगे, हम जो स्टडी करेंगे, जो पहले 2 एलिमेंट हैं उनमें हमेशा ही डिफरेंस होगा 8 का, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 है उसमें 18 का, और फिर उसके बाद फिर 18 का, और फिर लास्ट में कितने का, 32 का। तो ये नंबर्स आपने ध्यान रखने, ठीक है। अगर ये नंबर्स आपको याद हो गए तो आप उनके एटॉमिक नंबर भी आसानी से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जो पहला जो एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक नंबर, उसमें 8 ऐड करो, नेक्स्ट का आ जाएगा। फिर उसमें 18 ऐड करो, फिर वो नेक्स्ट का आ जाएगा। उसमें 18 करोगे फिर नेक्स्ट का आ जाएगा, फिर 32 ऐड करोगे तो उसके बाद नेक्स्ट का आ जाएगा। अब इसके बाद आती हैं आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, इनमें क्या ट्रेंड्स हैं, ये कैसे वेरी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो हम कर चुके हैं, ठीक है। जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है इसको नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, कि जो नाइट्रोजन की फैमिली है, क्या है जनरल कॉन्फ़िगरेशन उसका, NH2NP3। एस ऑर्बिटल फुल फील्ड है सभी का, ठीक है। और पी ऑर्बिटल कैसा है, हाफ फील्ड, क्योंकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो हम उसको कहेंगे फुल फील्ड, ठीक है। और 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, हाफ फील्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ठीक है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई होती है वो डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे। जितना ज़्यादा साइज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगी उसकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तो आपको ये बात पता है, जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन में है 2 शेल्स, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद जो फॉस्फोरस है उसमें आएगी आपकी कितनी शेल्स, 3 शेल्स, ठीक है। फॉस्फोरस के बाद जो आपका आर्सेनिक आएगा, आर्सेनिक में आएंगे आपकी 4 सेल्स, ठीक है। एंटीमनी में फिर आपके 5 सेल्स हो जाएंगे, और जो बिस्मथ है, बिस्मथ में कितने आ जाएंगे, 6 सेल्स। जितने ज़्यादा सेल्स उतना बड़ा साइज, ठीक है। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई बढ़ेगी ऊपर से नीचे जाते हुए, क्यों, क्योंकि उनका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब हम नाइट्रोजन से फॉस्फोरस पे जाते हैं, देयर इज ए कंसिडरेबल इंक्रीज इन द कोवलेंट रेडियस फ्रॉम N टू P, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस। तो यहाँ पर एक इफेक्ट लगेगा, वो होगा आपका शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, नाइट्रोजन से किस पे जाओगे, यदि आप फॉस्फोरस पे जाओगे तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन नहीं, आपका जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के केस में जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो हैं S और P इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, S और P इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का है आपका 15, ठीक है। फर्स्ट शेल में आपके 2 आएंगे,
ठीक है। और नेक्स्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आएंगे, ठीक है। और लास्ट वाली जो थर्ड शेल है उसमें कितने आएंगे, 1 2 3 4 5। तो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। आप जब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, रिपेल का मतलब दूर भगाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एकदम ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा जब हम नाइट्रोजन से किस पे जाएंगे, फॉस्फोरस में। क्यों, क्योंकि कौन से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वहाँ पर, एस और पी इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब हम उससे आगे जाएंगे, जैसे आर्सेनिक से हम गए बिस्मथ पर, ठीक है, तो केवल बहुत ही कम इंक्रीज होगा कोवेलेंट रेडियस में। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर आपके दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएंगे। वो कौन से होंगे, आपके डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर मैं बिस्मथ की बात करूं तो उसमें 4D आप देख सकते हो इसको, और 4F, ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। और इनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है रिपेल करने का, जो अंदर वाली शेल है वो क्या कर रही है, बाहर वाली शेल्स को क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं। क्यों, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये जो रिपल्शन होएगी ना वो कम होगी, और रिपल्शन कम होगी तो साइज में इंक्रीज वो ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर जब हम नाइट्रोजन से फॉस्फोरस पे जाते हैं तो साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। क्यों करता है, आंसर, क्योंकि कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, एस और पी इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले शेल्स में, जिनका शील्डिंग इफेक्ट कैसा है, बहुत कम है, नहीं सॉरी बहुत ज़्यादा है, एस और पी का ज़्यादा है, सॉरी, ठीक है। लेकिन यदि आप एंटीमनी से बिस्मथ पे जाते हो तो इंक्रीज बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि जब हम एंटीमनी से बिस्मथ पे जाते हैं तो डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिनका शील्डिंग इफेक्ट कैसा है, बहुत कम है। ओके, नेक्स्ट आता आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते किसको हैं, ठीक है। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये है आपके शेल्स, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब मुझे क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मैं जो भी एनर्जी दूंगा उसे मैं बोलूँगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी इस बात पे डिपेंड करती है कि न्यूक्लियस और जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है या कम है। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और अगर अट्रैक्शन कम है तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी। अब जो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे। जितना बड़ा साइज होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी, ठीक है। ये चीज़ आप देख सकते हैं क्या +1 की बुक में आयनाइजेशन एंथैल्पी को, ठीक है। उसी तरह से जो इनका कॉन्फ़िगरेशन है वो भी कैसा है, हाफ फील्ड, ठीक है। और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी एलिमेंट ये नहीं चाहता कि उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाए, लूज हो जाए, ठीक है। तो जो 15th ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे ग्रुप में, ठीक है, तो साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो क्या होगी, अट्रैक्शन कम होगी, और अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान होगा, ठीक है। तो बिस्मथ की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो कैसी होगी, सबसे कम होगी। तो अगर मैं इनको कंपेयर करूं 14th ग्रुप एलिमेंट से, 14th ग्रुप एलिमेंट्स कौन से हैं आपके, जो इससे पहले वाला आपका जो मेंबर है कौन सा, जो आपकी कार्बन फैमिली है, ठीक है, वो 14th ग्रुप एलिमेंट्स है, उनसे इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। क्यों है ज़्यादा, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, हाफ फील्ड है।
ये रीज़न लगेगा क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। स्टेबिलिटी के कारण जो आपका हाफ फील्ड है ज़्यादा स्टेबल होने के कारण एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है। उसी तरह से एक बात आपको ये भी पता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते रहेंगे तो क्या होता रहेगा, जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू भी क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। अगर मुझे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है एक ही एलिमेंट में से, तो उसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन की ही बात करूँ मैं, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। 7 इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है। 7 ही इसमें प्रोटॉन है और 7 ही क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो 7 प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, 7 इलेक्ट्रॉन्स को। अब मान लीजिए इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है। अब प्रोटॉन तो 7 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 6। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा पहले से। क्यों? क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का वो बढ़ चुका है। पहले तो 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को ही खींच रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, 7 प्रोटॉन कितनों को, 6 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। तो अब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, जिससे आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। नेक्स्ट फैक्टर है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो भी डिपेंड करती है किस पर, साइज पर। ठीक है। मान लीजिए 2 एटम हैं। ठीक है। इन्होंने आपस में बॉन्ड बना रखा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, जो इन्होंने इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर रखा है। ठीक है। इनको अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप देखिए जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस का और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। डिस्टेंस अगर इन दोनों के बीच में अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन ज़्यादा, और डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो अट्रैक्शन कम होगी। तो ऊपर से जब आप नीचे जाओगे पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन फैमिली में, तो साइज़ बढ़ रहा है। ठीक है। ये देखिए जब साइज़ बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो न्यूक्लियस और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। तो जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नाइट्रोजन फैमिली है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करें।